नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से वर्ग 2 की परीक्षा समाप्त हुई है, आप सब इस विचार में डूबे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस चक्कर में आपने YouTube पर जितने भी कट ऑफ बताने वाले वीडियो थे सब देख दिए और हर एक YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछते हैं, अपने मार्क्स लिखकर पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। और मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी अधिकांश विद्यार्थियों ने ऐसा लिखा है कि सर मेरे 79 नंबर हैं, मैं EWS से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे 55 नंबर हैं, मैं OBC से हूँ, मैथ्स से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार कमेंट बॉक्स में आपके लिखने को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि एक साइंटिफिक मेथड से कट ऑफ तैयार किया जाए, पर उसके लिए आप लोगों की मदद लगेगी। क्या मदद लगेगी? तो मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म तैयार किया। उस गूगल फॉर्म में आपको कुछ जानकारियां देनी होगी। वो जानकारियां आप जब दे देंगे तो उन जानकारियों से जो डेटा मुझे मिलेगा, उस डेटा से मैं आप लोगों का सटीक साइंटिफिक कट ऑफ तैयार करूंगा, सेफ कट ऑफ तैयार करूंगा कि हाँ इतने मार्क्स आपके आ गए तो आप सेफ हैं। और जो सबसे अलग होगा, क्योंकि डेटा के बेसिस पर हम तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि 5-10 विद्यार्थियों से पूछ लिया और हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई यहाँ तो 70 मैथ्स का कट ऑफ 70 तक रहने वाला है, 90 तक हिंदी का कट ऑफ रहने वाला है। ये सब फालतू की बातें हैं। एक बार बड़ा डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको मुझे क्या क्या जानकारी देनी है गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, जिससे आपको मुझे आपका नाम लिखना है। नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हाँ, जेंडर कंपलसरी है, मेल फीमेल आपको बताना पड़ेगा। कैटेगरी आपकी UR है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको टिक करनी। 1 मिनट लगेगा, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। गेस्ट और नॉन गेस्ट आप दोनों में से किस कैटेगरी में है ये भी आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आपको टिक करना है कि मैं मैथमेटिक्स से हूँ, साइंस से हूँ, हिंदी से हूँ, इंग्लिश से हूँ। कौन सी शिफ्ट में आपने पेपर दिया? अगर आपकी पेपर 4 शिफ्टों में हुआ है तो पहली शिफ्ट में अगर आपका पेपर था तो आप पहली शिफ्ट लगाएंगे, चौथी में था तो चौथी लगाएंगे। और अगर आपके पेपर की कोई शिफ्ट नहीं थी, जैसे संस्कृत और इंग्लिश वाले, तो उनके लिए 5वां ऑप्शन है नन, उस पर क्लिक करेंगे। टेट के मार्क्स में 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। जैसे ही आप लेस देन 90, ये क्यों मांग रहे हैं हम? ये इसलिए मांग रहे हैं कि हो सकता है अभी किसी अभ्यर्थी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके, पर टेट में अगर वो 90 से कम था तो वो उसी की कैटेगरी में फाइट करेगा। ये बात आप सबको पता भी है। फिर सिलेक्शन एग्जाम में जो आपके मार्क्स अभी जो आपको ऑन स्क्रीन दिखे हैं, वो मार्क्स आपको लिख देने हैं, जो भी आपके 60, 65, 55, 50 जितने भी हो। और विश्वास रखिएगा, आप जो भी डेटा मुझे दे रहे हैं, इस डेटा को मैं कहीं लीक नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। मैं आपसे इसीलिए कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे किसी भी टाइप की कोई चीज नहीं ले रहा हूं, केवल मार्क्स का डेटा ले रहा हूं। ये डेटा आप मुझे दीजिएगा, इसकी हेल्प से साइंटिफिक मेथड से हम लोग एक कट ऑफ बनाएंगे। और मेरे पास कितना डेटा आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से, किस फॉर्मूले से मैंने कट ऑफ तैयार करा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये चीजें आपको कर लेनी है। अब दूसरी बात ये तो हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। आपको करना क्या है? तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दे देनी है और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाए। अब मेरिट कैसे बनती है, आपको ये जानना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए 2018 में TRC पोर्टल से मैंने नियोजन की प्रक्रिया से ये कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। चयन का मापदंड और चयन सूची तैयार करना, यानी मेरिट कैसे बनती है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 से पहले न तो माध्यमिक शिक्षक होता था, न उच्च माध्यमिक शिक्षक होता था, न प्राथमिक शिक्षक होता था।
उससे पहले अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, इस तरह के पद हुआ करते थे। और आप सब जानते भी होंगे कि पहले 2018 से पहले जो 2011 में भर्ती हुई थी वो एक संविदा शिक्षक परीक्षा होती थी, फिर उसके आधार पर अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और इनमें संविलियन होता था। तो 2018 में भर्ती नियम बनाए गए थे। नियमों को पालन करते हुए नियोक्तावार, पदवार, अभी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती चल नहीं रही है तो केवल माध्यमिक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। प्रवर्गवार यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग यानी कि यूआर, ठीक, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है पर ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है, बाद में संशोधन हुआ था। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी की अलग अलग मेरिट बनेगी, ठीक। प्रवर्ग महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित महिलाओं की भी इसमें शामिल होगी। मैं सब बताने वाला हूं कि महिलाओं की मेरिट कैसे बनती है और पुरुषों का कैसे नुकसान होता है, महिलाओं का कैसे फायदा होता है। मेरा इंटेंशन यहाँ ये बताना नहीं है कि किसका नुकसान किसका फायदा, मैं केवल सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए उस समय 25% थे, अब 50%, तो मैं यहाँ 50-50 कर देता हूँ। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों की मेरिट सूची एवं 50% पदों के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार तैयार की जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, और जो पूर्व में 2018 में रह गए थे वो लोग जानते हैं अतिथि शिक्षक कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। अतिथि शिक्षकों का कट ऑफ सब लोग बहुत नीचे दिखा रहे हैं, इतना नीचे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा उसका मैं कारण बता रहा हूं। मेरिट सबसे पहले अतिथि शिक्षकों की बनेगी, मेरिट सबसे पहले अतिथि शिक्षकों की बनेगी। सभी कैटेगरी के अतिथि शिक्षकों की मेरिट सबसे पहले बनेगी, ये कहानी समझो आप। सभी कैटेगरी के अतिथि शिक्षकों की मेरिट सबसे पहले बनेगी। होगा यह कि जो अतिथि शिक्षक हैं, अब वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया तो उसको अतिथि शिक्षक की यूआर कैटेगरी में लिया जाएगा, ऐसा बनते हैं मेरिट। तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों की मेरिट बनेगी। तो अतिथि शिक्षकों की मेरिट बनने से ये होगा कि जो अतिथि शिक्षकों में हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं वो अतिथियों में चले जाएंगे। अब जो अतिथि हाईएस्ट वाला इधर चला गया तो नॉन गेस्ट में क्या है, नॉन गेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स वाले जो नॉन गेस्ट वाले हैं केवल वही रह जाएंगे, अतिथि वाले उनमें से माइनस हो गए, ठीक। अब देखिए, एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब मेरिट में आप अगर यूआर में सिलेक्ट हो गए तो ओबीसी की सूची में आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप गेस्ट में सिलेक्ट हो गए, मैंने जो बात कही कि पहले गेस्ट की बनाई जाएगी, तो गेस्ट की बनाई जाएगी तो जो अभ्यर्थी गेस्ट में सिलेक्ट हो गया अब उसको नॉन गेस्ट में, चाहे उसके बहुत ज्यादा नंबर थे पर उसको गेस्ट में लिया गया, अब नॉन गेस्ट में उसकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प की मेरिट क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात उसे अभ्यर्थी का नाम अन्य नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, एकीकृत मेरिट सूची। देखो, सबसे पहले कंसोलिडेट यानी एकीकृत मेरिट सूची बनती है, कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं, सारे अभ्यर्थी एक से होते हैं, सभी की मेरिट बना दी जाती है। नंबर 1 पर जो सबसे ऊपर है, जिसके 100 नंबर हैं वो सबसे ऊपर। पर हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जिन अभ्यर्थियों की आयु, मान लो कि 100 नंबर 3 जनों के आ गए, तो फिर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होती है उस अभ्यर्थी को टॉप पे ले लिया जाता है। तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा, इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। इसी सूची में समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगे। एकीकृत सूची बन गई। अब अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची, एकीकृत मेरिट सूची बनने के बाद सबसे पहले यूआर की बनती है बच्चों, सबसे पहले यूआर की मेरिट सूची बनाई जाती है एकीकृत। अब आप कहोगे सर यूआर में यूआर ओपन और यूआर महिला, ये बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पेज है। इसी पेज का खुलासा हम यहां पर करेंगे, ठीक है, ये स्टार बना दिया मैं। तो सबसे पहले यूआर की मेरिट बनेगी। अब आप ये देखो,
आपका जो रोस्टर आया है उस रोस्टर में मेरे को गणित का मुँह जबानी याद है, तो 91 और 90 यूआर ओपन में 91 लिखा हुआ है और जो फीमेल है उसके लिए 90 लिखा हुआ है। अब दोस्तों होना यह है कि ये जो 181 पोस्ट हैं, ठीक, सबसे पहले यूआर कैटेगरी के उस एकीकृत सूची में से ऊपर ही ऊपर वाले 181, वो किसी भी कैटेगरी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो यूआर होना जरूरी है। यूआर का मतलब सब कैटेगरी भैया। एससी यूआर का मतलब अधिकांश लोग जनरल समझ लेते ना, यूआर का मतलब जनरल नहीं है, सभी कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब उसके अंदर सब आ गए। उन 181 लोगों की सूची बन जाएगी। अब 1 से लगाकर 181 तक की सूची बना दी। अब आप बोलोगे सर महिलाओं का क्या होगा? हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। तो होगा ये है दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक अब ये देखा जाएगा कि इन 81 लोगों में यदि 90 महिलाएं हैं, ऊपर से नीचे तक में अगर 90 महिलाएं आ चुकी हैं तो ये 181 लोगों की मेरिट फाइनल हो जाए। पर नहीं आए, मान लो 90 महिलाएं नहीं हुई, यानी 50% महिलाएं नहीं हुई, तो मेरिट के क्रम में जो नीचे ही नीचे 181 नंबर पर पुरुष बैठा हुआ है या 180 नंबर पर जहां भी पुरुष बैठा हुआ है जिसके नंबर कम है, उस पुरुष को हटाया जाएगा और उसकी जगह महिला अभ्यर्थियों को डाल दिया जाएगा। और तब तक डालेंगे जब तक कि 50% महिलाएं सूची में नहीं हो जाती। देखिए लिखा हुआ है, अनारक्षित प्रवर्ग में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50% से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित हैं तो मेरिट सूची में उतनी संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे के क्रम से हटाए जाएंगे। ठीक है, कम महिलाएं हैं, लिखा ना ये कि मेरिट सूची, ये देखो सूची में यदि 50% से कम महिलाओं के नाम है, 50% से कम है तो फिर मेरिट सूची में उसी संख्या में जितने नाम कम है, मान लो 5 नाम कम है तो 5 पुरुषों को हटाएंगे नीचे के क्रम से और उनकी जगह महिलाओं को लिया जाएगा। तो अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर, अब मान लो सूची में 50% महिलाएं होती ही नहीं है, इतनी क्वालिफाई नहीं है, तो फिर उसकी जगह पुरुषों को यथावत रख दिया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपकी एससी की भी पूरी एससी कैटेगरी पुरुष महिला की एक साथ तैयार होगी। फिर मैंने बताया वही तरीका, एसटी में भी ऐसा ही और ओबीसी में भी ऐसा ही। ठीक, ये तरीका रहने वाला है। समझ में आई होगी दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कि मेरिट कैसे बनती है, मतलब कि टोटल जो पोस्ट दी हुई है उस पर बनती, फिर उसमें महिलाओं को कैसे लिया जाता है ये आपको समझ आया होगा। दिव्यांग व्यक्तियों का चयन, अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित प्रवर्ग मतलब यूआर में जितनी भी संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चुना जाएगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर महिला और पुरुष के स्थान पर पुरुष। इसी टाइप से भूतपूर्व सैनिकों का भी है। ठीक, अब कोई देखो ये कोई चीज है, अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर मान लो जो अपन ने बोला ना सबसे पहले यूआर की बनी, अब उस यूआर में पहला ही नंबर कोई एसटी का कैंडिडेट आ गया, ईडब्ल्यूएस वाला आ गया, ओबीसी वाला आ गया, एससी वाला आ गया, कोई भी कैंडिडेट आ गया यूआर में पहले नंबर पर, तो उसको एससी एसटी ओबीसी प्रवर्ग में नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वो जो नीचे से जंप मारकर, वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं इसको, नीचे से जंप मारकर बंदा जो ऊपर आ गया है उसकी जगह ओबीसी कैटेगरी में खाली हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस में खाली हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग ये देखते हैं कि जो कट ऑफ बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रख रहे, पर वो गलत कर रहे हैं। ये रूल्स को फॉलो करके अगर अपन मेरिट बनाएंगे तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपका जो कट ऑफ और मेरिट आपको तैयार करके दूंगा गूगल फॉर्म के आधार पर, वो इन्हीं सारे नियमों को फॉलो करते हुए मैं आपको मेरिट तैयार करके देने वाला हूं। आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची जो तरीका मैंने बताया है एकीकृत मेरिट सूची से ही लिया जाएगा, पर पहले यूआर की बनेगी, फिर आपकी ओबीसी एससी एसटी इनकी बनेगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यूआर बनती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है, लिखा भी हुआ है।
मेरिट सूची तैयार किए जाने के पश्चात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट सूची तैयार होती है। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किए जाने के पश्चात एकीकृत मेरिट सूची से प्रावीण्य सूची के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर, जो ऊपर आ गए उनको छोड़ दिया जाता है। ये अभ्यर्थियों को मेरिट सूची तैयार की जाती है। महिला, दिव्यांग एवं सैनिकों के रिक्त पदों का चयन उपरोक्त कंडिका 2-3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मैंने पूरी मेरिट सूची कैसे तैयार होती है, नियम क्या है, ये सब आपको बताया है। और गूगल फॉर्म की मैंने कहा है आप गूगल फॉर्म भरिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के डेटा चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट में कम से कम बहुत कम हो तो 500 और अधिकतम 1000, 2000, 5000 तक के डेटा भी अपने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उतना अच्छा हम कट ऑफ तैयार कर पाएंगे। इसकी एक डेडलाइन रख देते हैं। आज 1 तारीख है, हम 5 तारीख तक का रखते हैं। 5 तारीख तक या उससे पहले, अगर पहले 5 से पहले भी अगर हमारे पास 500, 1000 का डेटा आ जाता है तो हम कट ऑफ तैयार करके दिखा देंगे। उसके बाद भी और ज़्यादा डेटा आता है तो उसको संशोधित भी हम पेश कर देंगे। तो लगभग 4-5 दिनों में आप मुझे ये सारा डेटा उपलब्ध कराइए तो हम कट ऑफ तैयार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही समय पर उपलब्ध हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।